गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। शुरू करने से पहले जानकारी के लिए कुछ हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ देखिए, कोपेनहेगन संग्रहालय पुरातात्विक शोध की वजह से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अब आप लोग कमेंट में ये बताइए कि कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सभ्यता। सबसे पहला नंबर हम देखते हैं सभ्यता होता क्या है। तो मानव का वह समूह जो एक दूसरे से बातें करके समझ सके तथा एक दूसरे के काम में आ सके, सभ्यता कहलाता है। देखिए परिभाषा में क्या दिया है, मानव का वह समूह, मतलब कि एक मानव नहीं रहेगा, एक इंसान नहीं रहेगा, बल्कि दो या दो से अधिक या फिर उससे भी अधिक मानव का समूह रहेगा जो एक दूसरे से बातें करके ये समझ जाए और एक दूसरे के काम में आ सके, उसे क्या कहते हैं, सभ्यता। ठीक है, तो पहले के ज़माने में मतलब कि आदि मानव लोग रहते थे, तो वो उनके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती थी। उनको बस खाना खाने से मतलब था, पेट पालने से मतलब था, सोचने समझने की बुद्धि नहीं थी। तो तब के लोग क्या कहे जाते थे, असभ्य। ठीक है, कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है उनको ये पता नहीं था। लेकिन जब इंसान के अंदर सोचने समझने की क्षमता हो गई, क्या अच्छा है क्या बुरा है और कौन क्या कह रहा है, किसके काम मतलब दूसरे के काम में आते हैं लोग, तो उसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो सभ्य कहलाते हैं। और उनका वही व्यवहार क्या कहलाता है, सभ्यता कहलाता है। अब देखिए, सभ्यता का पालना किसको बोलते हैं, एशिया को। हमने पहले की वीडियो में मैप के द्वारा, रफली मैप के द्वारा ये बताया है कि सभ्यता का पालना किसको कहते हैं, एशिया को कहते हैं। और मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सिंधु नदी पर यह सभ्यता पाए जाने के कारण इसका नाम क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो इसका मुख्य पॉइंट क्या है, यह एक प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यानी कि पुरानी सभ्यताएं जैसे मिस्र की सभ्यता और भी सभ्यताओं में से क्या है, एक प्राचीन सभ्यता है, पुरानी है। ठीक है, इसका नाम सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता आदि नाम है। यानी कि ये किन किन नामों से जाना जाता है, सिंधु सभ्यता के नाम से, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से, हड़प्पा सभ्यता के नाम से, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से। कई जगह ये पूछ भी लिया जाता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को ही क्या कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। अब देखिए, इस सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। और किसके नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में या निर्देशन में 1921 ईस्वी में राय बहादुर साहनी के द्वारा इस सभ्यता की खोज हुई। अब देखिए, और सन 1922 ईस्वी में श्री राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो की भी खुदाई हुई। मतलब कि जो हड़प्पा था वो भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। ठीक है, और हड़प्पा भी, मोहनजोदड़ो भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज सन 1921 में हुई थी और मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में हुई थी। वो भी किसके द्वारा, श्री राखलदास बनर्जी के द्वारा। इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है RD बनर्जी। अब देखिए, सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों में पाए जाते हैं।
मतलब कि ये सभ्यता तो जो था वो कहाँ से कहाँ तक फैला था, पाकिस्तान वाले एरिया में भी था और उत्तर पश्चिमी भारत के एरिया में भी था, जिसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, पंजाब आता है, सिंध आता है, बलूचिस्तान आता है, गुजरात आता है, राजस्थान आता है, हरियाणा आता है और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा आता है, जम्मू कश्मीर आता है। ठीक है, तो देखते हैं मैप में, रफली मैप में देखते हैं। ये रफली मैप है, ये गुजरात हो गया, राजस्थान, और ये पूरा हो गया पाकिस्तान, इसी के ऊपर है बलूचिस्तान, यही हो गया जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, और ये उत्तर प्रदेश का ये पश्चिमी वाला हिस्सा, कौन सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये सब जो एरिया था ये था सिंधु घाटी सभ्यता का ये प्रमुख स्थल था। ठीक है, अब देखते हैं, इसमें आपको ये भी बता दें कि ये पूरब से जो पश्चिम तक था, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी इसकी, ये थी 1600 किलोमीटर। कितनी, 1600 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी थी, 1400 किलोमीटर। यहाँ मैप में हम बता दे रहे हैं, ये तिकोने टाइप का था। कैसा था, त्रिकोणीय टाइप का था, क्योंकि इसका जो पूर्वी भाग था ज़्यादा फैल नहीं पाया था, इसीलिए ये तिकोने टाइप का हो गया है। जैसे कि यहाँ हमने आपको बताया, पश्चिमी छोर है सुतका गैंडोर, और उत्तरी छोर है मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, और पूर्वी छोर है आलमगीरपुर। ये वाला जो हिस्सा था ये ज़्यादा विस्तृत नहीं हो पाया था, ये दिल्ली के पास ही था। ठीक है, तो ये यहीं तक था, इसलिए ज़्यादा विस्तृत नहीं हो पाया था। और दक्षिणी छोर जो था दैमाबाग जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को छोड़ देते हैं क्योंकि ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाएगा। रफली देखें तो ये किसके आकार का था, त्रिकोणीय आकार का था, 3 कोण में था। ठीक है, और ये जो इसकी तीनों जो लंबाई थी, ठीक है, वो कितनी थी, इसकी जो लंबाई थी वो इतनी थी, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कितनी थी, 600 वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़ा आप याद कर लीजिए, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसकी ये जो पूरी लंबाई थी। ठीक है, जिसको हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये मिस्र सुमेरियन सभ्यता से अधिक विस्तृत था। मतलब कि अगर कोई भी सभ्यता ले लिया जाए, मिस्र की सभ्यता हो गया, सुमेरियन की सभ्यता हो गया, तो ये इससे अधिक विस्तृत था। मतलब कि इसका एरिया ज़्यादा बड़ा था। किसका एरिया, सिंधु घाटी सभ्यता का। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से प्रमुख स्थल थे। तो पहला था हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी। ये करीब 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक का था। और इसकी जो व्यवस्था थी वो नगरीय व्यवस्था थी। कैसी थी, नगरीय व्यवस्था। मतलब कि ये उस समय में मतलब नगर नियोजन था। मतलब कि देहाती टाइप में नहीं रहते थे, गांव के टाइप में नहीं रहते थे। वहाँ की जो मकान रहते थे, वहाँ की जो नालियाँ थी, वो सब कैसे थी, शहरीकरण हो गया था, नगरीय व्यवस्था थी। ठीक है, चौड़ी चौड़ी सड़कें रहती थी। और ये जो सभ्यता थी वो प्राचीन सभ्यता थी। कैसे थी, पुरानी, बहुत पुरानी सभ्यता थी। पुरानी भी थी और विस्तृत सभ्यता भी थी। और इसकी खोज कब हुई थी, सन 1921 में, जो हमने पहले बताया है, वो भी किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। और 1857 में लाहौर मुल्तान रेल मार्ग बनाने में हड़प्पा नगर की ईंटों का इस्तेमाल किया गया। अब देखिए, ये पॉइंट है याद करने वाला। मतलब कि 1857 ईस्वी में जब लाहौर का मुल्तान रेल मार्ग बन रहा था, तो उस समय जो उसमें ईंटें लगी थी वो किसके द्वारा, वो ईंटें कहाँ की थी,
हड़प्पा सभ्यता की थी और शायद इसी की वजह से हड़प्पा सभ्यता का क्षति हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो जिस तरह कोई मकान अगर बना रहता है और उस मकान के जो ईंट पत्थर सीमेंट जो भी हैं वो तोड़ फोड़ कर अगर किसी दूसरे के यूज में दे दिया जाए, ठीक है, किसी दूसरी चीज़ को बनाने में दे दिया जाए तो वो मकान नहीं रह जाता है, बल्कि वो टूट फूट जाता है और उसका क्षति हो जाता है और वो नष्ट हो जाता है। उसी तरह जब हड़प्पा सभ्यता की जो ईंटें वो उसका यूज कहाँ किया गया? मुल्तान रेल मार्ग बनाने में। और कब किया गया? सन 1857 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे हमें कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी। ठीक है, वो नगरीय व्यवस्था तो थी, तो वहाँ हमें क्या मिला था? कुम्हार का चाक मिला था। कुम्हार अगर बोले तो कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है, और जिस वस्तु से मतलब तकनीक से वो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? चाक, जो गोल टाइप का रहता है और उसी में मिट्टी को पिरोए रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? कुम्हार का चाक कहते हैं। और क्या मिला था? श्रम आवास, मतलब कि मजदूर लोग का घर मिला था। वहाँ बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा नहीं रहते थे, हड़प्पा में श्रमिक लोग रहते थे, इसलिए श्रम आवास मिला था। और क्या मिला था? अन्नागार, जब श्रम लोग रहेंगे, श्रमिक लोग मजदूर लोग रहेंगे तो खाना खाएंगे ही, और खाना खाने के नाते वहाँ क्या मिला था? अन्नागार, मतलब कि जहाँ अन्न भंडार रहता है, जहाँ पे अन्न इकट्ठा किया जाता है, अनाज इकट्ठा किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? अन्नागार कहते हैं। तो वहाँ अन्नागार मिला था। और मिला था मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति से हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ मातृ सत्तात्मक व्यवस्था चलती थी, मतलब कि वहाँ गार्जियन, अगर घर का गार्जियन माताएं रहती थी, स्त्रियां रहती थी, पुरुष नहीं। आज के समय में कौन सा सत्ता चलता है? पितृत्मक सत्ता चलता है। ठीक है, आज के समय में अगर घर का गार्जियन कौन रहता है? पिता रहते हैं। लेकिन उस समय में हड़प्पा सभ्यता में क्या था? मातृ देवी की मूर्ति मिलने के कारण लोग ये अंदाज़ा लगा लिए कि वहाँ की जो सत्ता थी वो मातृत्मक सत्ता थी। ठीक है, और क्या मिला था? ओखली मिला था। और क्या मिला था? ताबूत मिला था। ताबूत बोले तो कब्र रखने के लिए कोई बक्से टाइप में मिला था। ठीक है, और मिला था RS-37 मिला था। और हाथी की खोपड़ी मिली थी, हाथी की खोपड़ी। और एक सिंगी वाला जानवर, वहाँ जानवर कैसे मिले थे? एक सिंगी, मतलब कि ऐसा जानवर जो सिर्फ एक सींग वाला हो। उसके दो, आज के समय में जो भी जानवर रहते हैं 2 सींग रहते हैं, लेकिन उस समय में जो जानवर मिले थे एक सिंगी मिले थे, मतलब कि एक ही सींग रहता था। वहाँ की मोहर पर सर्वाधिक एक सिंगी जानवर के चित्र थे। अब और देखिए एक सिंह हमको कैसे पता चला? वहाँ की जब मोहर की तलाश हुई, मतलब कि मोहर खोज में आया, तो उस मोहर पे क्या था? एक सिंगी जानवर में एक सिंगी जानवर का चित्र बना था। उसको एक सिंगी हिरन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये चित्र आपको देखना है तो मोहनजोदड़ो एक मूवी है, उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो भी दिखाया गया वो लगभग सही दिखाया गया। वहाँ के जो चित्र थे और वहाँ जो मृतकों का जो टीला था वो सब अच्छे से दिखाया गया। आप उस मूवी को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रमुख स्थल आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का तो अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला समझे तो जो लोग मर जाते हैं सब, मतलब लाश का, जहाँ ढेर सारे लाश इकट्ठा रहते हैं उसी को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। वहाँ उस समय में मोहनजोदड़ो में क्या था कि सबको दफनाया नहीं जाता था, बल्कि सबको किसी लकड़ी के लट्ठे पे या फिर किसी खम्भे पे लटका दिया जाता था। और जब ढेर सारे सब हो जाते थे तो उसी को क्या कहते थे? मोहनजोदड़ो, मतलब कि मृतकों का टीला। ये 2600 ईसा पूर्व की सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था थी। ठीक है, नगरीय ये भी व्यवस्था थी। और ये इसकी खोज किसके द्वारा हुई थी? RD बनर्जी, समझे तो राखलदास बनर्जी के द्वारा सन 1922 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। अब देखिए यहाँ क्या क्या मिला था हमें, कौन कौन सी वस्तुएं? पुरोहित आवास,
हड़प्पा में देखा जाए तो वहाँ श्रमिक आवास मिला था, यहाँ मजदूर लोग रहते थे। और लेकिन यहाँ क्या मिला था, पुरोहित। मतलब कि अगर जाति व्यवस्था देखी जाए तो जो निम्न वर्ग के लोग रहते थे वो हड़प्पा में रहते थे, और जो उच्च वर्ग के लोग रहते थे जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वो कहाँ रहते थे, पुरोहित आवास में, यानी कि मोहनजोदड़ो में। ठीक है। और वहाँ क्या मिला था, स्नानागार। स्नानागार समझे तो जो स्नान करने का, नहाने का जगह होता है उसी को क्या कहते हैं, स्नानागार। वहाँ की स्नानागार की व्यवस्था ऐसी थी कि एक तरफ से पानी आता था और बड़ा सा स्नानागार रहता था। एक तरफ से स्वच्छ पानी आता था, दूसरी तरफ से जो गंदे पानी होते थे वो उसका निकास हो जाता था, वो निकल जाते थे। ठीक है। और यहाँ क्या रहता था, नहाने का जगह रहता था। और वहाँ की जो स्नानागार रहते थे बहुत ही चौड़े चौड़े लंबे लंबे होते थे। एक आदमी नहीं, कई ढेर सारे आदमी वहाँ नहा सकते थे। और क्या मिला था, कुआं मिला था। ठीक है। कुआं मतलब पानी भरने का। और क्या मिला था, सूती वस्त्र, मतलब कि कपास, जिसको हम अंग्रेजी में कॉटन बोल सकते हैं। सूती वस्त्र मिला था, और सूती वस्त्र का ही क्या होता था, व्यापार होता था। ठीक है। और वहाँ की जो सड़कें थी वो चौड़ी थी। और किससे चौड़ी थी, हड़प्पा काल की सड़कों से वो चौड़ी सड़क थी। कहाँ की, मोहनजोदड़ो की। क्यों थी, क्योंकि वो राजा महाराजाओं का स्थान रहता था, वहाँ लोग रहते थे, पुरोहित आवास रहता था, इसीलिए वहाँ की चौड़ी भी सड़क। देखिए, जहाँ राजा महाराजा रहते हैं वहाँ व्यवस्था भी उसी टाइप का होता है, लेकिन जहाँ श्रमिक लोग रहते हैं, जहाँ मजदूर लोग रहते हैं, उनका व्यवस्था उसी टाइप में होता है। उसके बाद वहाँ पर क्या था, हड़प्पा सभ्यता में मात्र देवी की मूर्ति मिली थी, लेकिन यहाँ पे क्या मिला, पशुपतिनाथ शिव यानी कि शंकर जी का मूर्ति मिला था। वो भी ऐसा मूर्ति जो 3 तरफ से उनका मुख था, मतलब कि 3 मुख वाले शंकर जी की मूर्ति मिली थी। और क्या मिला था, सभागार। सभागार मतलब जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग मिल करके सभा करते हैं, मतलब कि राय बात करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सभागार कहते हैं, जहाँ पे करते हैं। तो जहाँ राजा महाराजा रहेंगे वहीं सभा रहेगा, तो इससे हम समझ सकते हैं कि वहाँ सभागार मिला था। और क्या मिला था, नृत्य करने वाली मूर्ति। और नृत्य समझे तो डांस करने वाली मूर्ति, मतलब ऐसी मूर्ति जो सीधा ना होकर कि बल्कि टेढ़ा मेढ़ा रहे, त्रिभंगी टाइप में 3 तरफ से मुड़ी रहे, उसी को क्या कहते हैं, नृत्य करने वाली मूर्ति। ठीक है। और टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब समझे तो मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन। ठीक है। टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। मोहनजोदड़ो में क्या मिला था, मिट्टी का बर्तन मिला था। अब तीसरा प्रमुख स्थल आता है चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो। ठीक है। ये मोहनजोदाड़ो के दक्षिण में था। कहाँ था, मोहनजोदाड़ो के दक्षिण में। ठीक है। और इसकी खोज कौन किया था, गोपाल मजूमदार। और कब किए थे, सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार के द्वारा चंदहुदड़ो की खोज हुई थी, और ये मोहनजोदड़ो के दक्षिण में था। ठीक है। और फिर कुछ समय के बाद ये रुक गया था। ठीक है। 1931 में खोज हुई थी, उसके बाद रेस्ट किया गया, फिर बाद में दोबारा इसकी खोज हुई। कब हुई, सन 1943 ईस्वी, मतलब 12 साल के बाद इसकी फिर से दोबारा खोज हुई, वो भी किसके द्वारा, मैके के द्वारा। किसके द्वारा, मैके के द्वारा चंदहुदड़ो की फिर से खोज हुई। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी वस्तुएं, ज़्यादातर फीमेल मटेरियल मिला था। फीमेल मटेरियल मतलब समझो तो स्त्रियों का सामान, जो स्त्रियाँ अपने प्रयोग में लाती हैं, जैसे कि मेकअप का सामान। और मिरर मतलब समझे तो शीशा जिसमें मुंह देखा जाता है। कंघी मिला था, नेल पॉलिश मिला था, गुड़िया मिला था, और सबसे प्रमुख चीज़ लिपस्टिक। ठीक है। लिपस्टिक जो आज के सभी लोग यूज करते हैं, वो सबसे पहले कहाँ मिला था, चंदहुदड़ो में मिला था। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता भी है कि लिपस्टिक कहाँ पर मिला था, किस सभ्यता में। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के चंदहुदड़ो के प्रमुख स्थल में लिपस्टिक मिला था। ठीक है। और क्या मिला था, सुई धागा मिला था। और मिट्टी पर पंजों के निशान, वो भी किसके निशान, कुत्ते बिल्ली के निशान। किसके निशान, कुत्ते बिल्ली के पंजों के निशान। जिस तरह से कुत्ते बिल्ली आपस में झगड़ते हैं और भागते हैं, तो उनके जो पैरों के निशान थे वो वहाँ के मिट्टी पर पड़े मिले थे। ठीक है। अब देखिए, और आगे आता है लोथल। लोथल भी ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। इसकी खोज
रंगनाथ राव के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? रंगनाथ राव के द्वारा। और कब हुई थी? सन 1954 से 1955 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इस 1954 ईस्वी से 1955 ईस्वी में ये मुख्यतः आज के समय में देखा जाए तो ये गुजरात में पाया जाता है। गुजरात भारत का एक हिस्सा है और ये पश्चिमी राज्य है। ठीक है, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है भारत देश का। तो ये पश्चिमी राज्य में इसकी खोज हुई थी, लोथल, जो आज के समय में गुजरात में है। और गुजरात में एक ही जगह नहीं था बल्कि कई जगह थे, वो भी जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल थे, जैसे कि धौलावीरा, और ये हो गया सुरकोटदा, और ये हो गया लोथल, और ये हो गया रंगपुर। लोथल के जैसे 3 और मिले थे जिसको जो प्रमुख जगह थे, रंगपुर, धौलावीरा और क्या, लोथल। ठीक है, और सुरकोटदा। अब देखिए रंगपुर में क्या क्या मिला था? अगर रंगपुर में सामान देखा जाए तो क्या मिला था? धान की फूसी मिली थी, मतलब कि धान नहीं मिला था, जैसे धान को कुटवाया जाता है तो जो फूसी होती है वो मिली थी। और इसकी खोज कब हुई थी? सन 1953 से 1954 ईस्वी में। किसके द्वारा? रंगनाथ राव के द्वारा ही रंगपुर की भी खोज हुई थी और लोथल की भी खोज हुई थी। ठीक है, अब देखिए जो लोथल है, लोथल के बारे में हम पढ़ने के लिए बोले हैं ना, तो लोथल किसके भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? भोगवा नदी के तट पर। अगर पूछा जाए लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, तो लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और लोथल एक बंदरगाह भी है। ठीक है, और लोथल से ही क्या होता था? विदेशी व्यापार होता था। मतलब कि अगर जैसे हमने बताया ना, मोहनजोदाड़ो में क्या था? कपास ज़्यादा उगता था तो कपास का व्यापार होता था। और ठीक उसी तरह विदेशी व्यापार कहाँ से होता था? लोथल से होता था। लोथल मतलब समुद्री यात्राओं के द्वारा लोग आते थे जाते थे। ठीक है, और यहाँ युगल समाधान था। अगर युगल समाधान से समझे तो युगल मतलब होता है 2। ठीक है, युगल मतलब क्या होता है? 2 समाधान, मतलब कि एक ही साथ में 2 शव को, मतलब 2 लाश को लिटाया जाता था, युगल समाधान होता था। ठीक है, अब देखिए सुरकोटदा कहाँ है? कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ का रण एक खाड़ी है। कच्छ का रण एक खाड़ी है जो कि गुजरात में, और ये उसी जिले में, कच्छ जिले में ही सुरकोटदा पाया गया। और सुरकोटदा की खोज सन 1964 ईस्वी में किसके द्वारा हुई? जगपति जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? जगपति जोशी के द्वारा सुरकोटदा की खोज हुई। ये कहाँ पर है? अभी गुजरात में है, गुजरात के कच्छ जिले में। ठीक है, और यहाँ पे सुरकोटदा में क्या क्या मिला था? घोड़े का कंकाल मिला था। क्या मिला था? घोड़े का कंकाल, यानी कि जब घोड़ा मर जाता है तो उसके जो मांस होते हैं वो गल जाते हैं, और जो हड्डी बचती है कंकाल, उसी को क्या कहते हैं? घोड़े का कंकाल मिला था। ठीक है, और कलश सावधान मिला था। अब देखिए लोथल में क्या था? युगल समाधान। और युगल समाधान से समझे तो मतलब 2 लाश एक ही जगह पे रहते थे। ठीक है, 2 लाश एक ही जगह पे दफनाए जाते थे। लेकिन यहाँ कलश समाधान का मतलब क्या है? कि मतलब जो शव होते थे, मतलब शव समझे तो लाश, वो लाश कहाँ दफनाया जाता था? कलश में, मतलब मिट्टी का बर्तन कलश टाइप में रहता था, उसी में शव के हिस्से को, मतलब टुकड़े को दफना दिया जाता था। उसी को कहते हैं कलश समाधान। अगर हम समझे मैप में लोथल कहाँ पे है, तो ये हमारा भारत है, तो भारत के, ठीक है, यही है हमारा गुजरात। और गुजरात में यही धौलावीरा है। क्या है? धौलावीरा। और यही है सुरकोटदा जो कि कच्छ जिले में है, सुरकोटदा। और यही है रंगपुर, और यही है लोथल। ठीक है, गुजरात में ही चारों ये स्थलें हैं। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा स्थल, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा अगर वैसे देखें तो ये काली चूड़ियों के लिए, बंगा मीन्स होता है चूड़ी। ठीक है, तो ये चूड़ियों के लिए ज़्यादा फेमस था। ठीक, और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये राजस्थान में। राजस्थान में कालीबंगा है, और कालीबंगा में कहाँ पे है, घग्गर के गंगानगर जिले में बाईं तट पर है। घग्गर के गंगानगर जिले में बाईं तट पर क्या है, कालीबंगा है। और इसकी खोज कौन किया था, बीबी लाल और बीके थापड़। अगर हिंदी में देखा जाए तो बीबी लाल और बीके थापड़। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, उतना नहीं है। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी, सन 1953 ईस्वी में। और किसके द्वारा, बीबी लाल और बीके थापड़ के द्वारा। और ये कहाँ पर है, कालीबंगा राजस्थान में है। अब दूसरा आता है बनवाली। क्या आता है, बनवाली, ये भी प्रमुख स्थल है। ये हरियाणा के हिसार जिले में है। कहाँ पे, हरियाणा के हिसार जिले में। आप लोग मैप में देख लीजिए कि हरियाणा कहाँ है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सटे हुए राज्य हैं, और ये उत्तर पश्चिमी राज्य हैं, पश्चिमोत्तर राज्य हैं। ठीक है, और बनवाली की खोज कब हुई थी, 1973 से 1974 ईस्वी में। कब हुई थी, 1973 से 1974 ईस्वी में। किसके द्वारा हुई थी, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। किसके द्वारा, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। अब देखिए, अगर पूछा जाए कि प्राचीन समय के मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख भोजन थे या फिर प्रमुख अनाज थे वो क्या क्या थे, तो पहला आता है गेहूँ, पहला आता है जौ। सबसे पहले जौ की खेती हुई थी, उसके बाद गेहूँ, उसके बाद चावल। ठीक है, ये तीनों हैं जो मिले थे। अब कमेंट में आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में चावल कहाँ से मिला था। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चावल कहाँ से मिला था, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दो क्वेश्चन है, एक कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ पर है, और एक है उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चावल कहाँ से प्राप्त हुआ था। आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।